नमस्कार, मैं हूं ऋषिक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार जनपद बस्ती की आवाज़ बने हुए हैं। लगातार आप युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। लगातार आप जनपद से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याओं की आवाज़ बने हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमणि पांडे सुदामा जी की। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपने हमको मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार आप जनपद बस्ती की आवाज़ बने हुए हैं, तो मेरा पहला प्रश्न यही है आपसे कि आप जब राजनीति में आए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो आपको फेस करना पड़ा? देखिए, बाल्यकाल से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एरिया बिहार इंटर कॉलेज पर। तो उस समय राम मंदिर का आंदोलन बहुत तेज था और उसी समय आरक्षण का भी मुद्दा उठा हुआ था। तो भले ही मैं उस समय 8वीं का छात्र था, लेकिन मेरा ये मानना था कि खाने पीने और दवा के लिए तो लोगों को उनके स्तर के आधार पर छूट मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब है, दवा नहीं करा सकता, तो दवा उसकी होनी चाहिए। उसे पढ़ाई की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसे भोजन की व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना था कि योग्यता का हनन करके किसी का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। आरक्षण के जरिए जो अयोग्य लोगों को विभिन्न पदों पर आसीन किया जाता है, ये सभी जात धर्म के लिए और देश के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि योग्य शिक्षक होंगे, योग्य इंजीनियर होंगे, योग्य चिकित्सक होंगे, योग्य हमारे अधिवक्ता होंगे, तभी हर क्षेत्र में काम अच्छा होगा। लेकिन जब आरक्षण के दम पर अयोग्य लोग चले जाएंगे तो योग्य व्यक्ति का कहीं न कहीं एक मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि देश का कहीं न कहीं नुकसान होता है। और राम मंदिर के आंदोलन को इतना हम लोगों ने गंभीरता से लिया कि हम 2 भाई उस समय राम मंदिर आंदोलन में नहीं जा सकते थे। हालांकि हमारे परिवार से 3 लोग कार सेवा में सहभाग किए थे, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब। लेकिन हम 2 भाई जो छोटे थे वो कार सेवकों के लिए लंच पैकेट ला करके जमा करने का काम करते थे। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हम पढ़ाई काल से ही, चाहे बिजली रहा हो, नहरों में पानी का न रहना रहा हो, सड़कों की बदहाली रही हो, उसको लेकर के लड़ना शुरू किए। पढ़ाई की अपने अंतिम सीमा पर मैंने कंप्यूटर शिक्षा 97 में ही चूँकि ग्रहण किया था। मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर रहा। तो ऐसी स्थिति में मैंने कंप्यूटर सेंटर लॉन्च करके विभिन्न बड़े विद्यालयों में कंप्यूटर लगा के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का भी काम किया। और आज वो कहावत भी सही है कि गुरु गुरु रह गए चेला शक्कर हो गए। तो हमारे तमाम शिष्य सरकारी पदों पर भी आसीन है, प्राइवेट क्षेत्र में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। लेकिन मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के लाइन में आ गया। और क्यों आ गया? क्योंकि मेरा मानना है, लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति में गंदे लोग हैं। तो ये कहना समस्या का हल नहीं है। किसी के बरामदे में कुत्ता या बिल्ली गंदगी कर दे, आप कह दो बहुत बदबू आ रहा, तो उससे बदबू दूर नहीं होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति में गंदगी है और गंदे लोग हैं तो उससे दूरी बनाने के बजाय अच्छे लोगों को उसमें आने की ज़रूरत है। गंदगी तभी दूर होगी। लेकिन गंदगी देख करके अगर आप भगोगे तो धीरे धीरे वो तो कुत्ते बिल्ली का बसेरा हो जाएगा, गंदगी बढ़ती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि जनता को बेहतर व्यवस्था दिलाने के लिए राजनीति करना कहीं न कहीं आवश्यक है। और मैंने शुरू से लेकर के और वर्ष 2017 तक भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर रह करके काम किया। हालांकि समय समय पर पार्टी ने हमें प्रमुख पद भी दिए। मैं मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा, मैं जिला पंचायत चुनाव का प्रभारी रहा, मैं मंडल सदस्यता प्रभारी रहा और अपने हर कार्य को मैंने बखूबी करने का काम किया था। समाजवादी सरकार में जहां भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत में खाता खुलने की उम्मीदें नहीं रह गई थी, वहां हम लोगों ने हरैया में समाजवादी के प्रत्याशी को हराते हुए एक निर्दल प्रत्याशी को चुनाव जिताया था। चूंकि हमारा प्रत्याशी तो बहुत देर में बहुत अयोग्य व्यक्ति को प्रत्याशी ला करके बना दिया गया था। सदस्यता के रूप में मैंने जिले में नंबर 1 की सदस्यता कराई थी। हालांकि पार्टी को मैंने देखा और परखा तो अन्य पार्टियों के तरीके से वो भी सत्ता की भूखी नजर आई। क्योंकि 2013-14 में पब्लिक ने समझा और हम लोगों ने भी माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी
तो कार्यकर्ता का वैल्यूएशन होगा, काम करने वाला का वैल्यूएशन होगा और अच्छा काम होगा। लोगों ने सोचा था कि अटल की तरीके से विकास वाली सरकार आएगी, लोगों ने सोचा था कि कल्याण के तरीके से काम होगा, लेकिन लोगों ने सोचा था 89 में जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के लिए संघर्ष करती थी वो कहीं न कहीं नौकरियों से आरक्षण समाप्त करेगी, बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई अक्षम है तो उसको सुविधाएं देने का काम करेगी। और उसका मैं पक्ष भी लेता हूं, कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसे पढ़ने लिखने की सुविधा मिलनी चाहिए, तभी उसकी योग्यता बाहर निकल करके आएगी। अब आप कहो कि प्राइमरी का बच्चा और लिटिल फ्लावर या सेंट बेसिल के बच्चे से कंपैरिजन कर सके तो कैसे होगा। इसीलिए नवोदय प्रवेश परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वेटेज दिया भी जाता है। तो अब हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक उम्मीद पाला था। उस समय नितिन गडकरी जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो लोगों ने सोचा कि अगर एक पोस्टर चिपकाने वाला सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है तो हम भी अच्छा काम करेंगे, तो हम भी कुछ न कुछ हो जाएंगे। लेकिन 2017 आते आते सत्ता की भूख इतनी भारतीय जनता पार्टी को जगी कि उसने बस्ती जनपद में 5 के 5 सीटों पर आयातित लोगों के, दल से बाहर के लोगों को टिकट देने का काम किया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मैंने अलविदा कहा। हालांकि ये बात आपका कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते मैंने जनपद का एक सबसे बड़ा प्रतियोगिता कराया था, जो कि उस समय का और हमें लगता है कि आज भी व्यक्तिगत रूप से किसी एक संस्था के तौर पे कराई गई प्रतियोगिता में सबसे बड़ी, सबसे सफल प्रतियोगिता रही, जिसमें जिले के 123 विद्यालयों के करीब 2300-2400 बच्चों ने सहभाग किया था। 5 स्कूलों को उसका सेंटर बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उसके प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करने का काम किया गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा, रालोद के दामन तले किसानों, नौजवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़ा। कहीं न कहीं मैंने रालोद भी 2018 में सिद्धांत विहीन होने के चलते अलविदा कह दिया, चूंकि किसानों नौजवानों की वो पार्टी, लेकिन वो भी सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन, कभी सपा से, कभी भाजपा से, कभी किसी से करती रहती है। ऐसे में मैंने सोचा कि काम हम करते हैं और लोग हमको जानते हैं, लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में दल कोई जरूरी नहीं, काम करने वाला किसी भी क्षेत्र में अलग जगा सकता है, काम कर सकता है। और तब से हम आज तक लगातार बस्ती जनपद के प्रमुख मुद्दों पर, चाहे जमीनी लड़ाई हो, चाहे कानूनी लड़ाई हो, लड़ करके जनता को, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि से कम जनता के हित में हम काम नहीं करा रहे। वर्तमान जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, वर्तमान जो सांसद बस्ती के हैं, सांसद हरीश द्विवेदी जी, लगातार वो मंच से आके कहते हैं कि मैंने करोड़ों रुपए बस्ती के लिए आए, करोड़ों रुपए का विकास मैंने बस्ती में किया। और जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो वो करोड़ों रुपए शून्य दिखाई पड़ते हैं। जब मैं जनता के बीच में उनकी राय लेने गया तो मुझे ऐसा तक सुनने को मिला कि सांसद जी कभी क्षेत्र में आए ही नहीं है, सांसद जी का विकास हमारे क्षेत्र तक पहुंचा ही नहीं है। तो वो करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी में रह भी चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ना ऐसा सांसद हुआ ना ऐसा होगा, तो जब भाजपा ही कहती है कि ना ऐसा होगा तो अब हरीश जी कैसे होंगे? वो लोग कहते हैं ना ऐसा सांसद हुआ ना होगा, तो अब कैसे होगा? होगा ही नहीं। दूसरी चीज वो कहते हैं कि पहले सांसद दिखते नहीं थे, ये दिखते हैं। माना कि ये दिखते हैं, लेकिन तमाम जगह नहीं भी दिखते हैं। लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, ना दिखना कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं कहता हूं कल्याण सिंह जी कभी हमारे घर, हमारे गांव नहीं आए, लेकिन कल्याण सिंह की योजनाएं हमारे घर पहुंची, अटल जी की योजनाएं पहुंची। आप कार्य अच्छा करो, पहुंचो ना पहुंचो। कोई व्यक्ति रोज हमारे घर आकर के काजू किशमिश खाए, पकौड़ी खाए, तो उससे हमारा कौन सा उद्धार होना? भैया, हमारे हित में कोई योजना आप बनाओ, हमारे हित में काम करो। हमने जनहित में काम करने के लिए आपको चुना है। अब रही बात, एक कहावत है, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो सांसद की स्थिति है वही पूरे सरकार की स्थिति है। भारत में 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त हैं, वैकेंसियां रिक्त हैं, और बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं। उन 1 करोड़ पदों के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही? इस पे सांसद को भी आवाज उठाना चाहिए, विधायक को भी आवाज उठाना चाहिए, और हमारे देश के नवयुवकों को भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अभी एक दिन मैंने बगल के गृह जनपद अयोध्या कहिए, फैजाबाद कहिए, वहाँ के NHI से, नेशनल हाईवे से, मैंने बस्ती के नेशनल हाईवे का कंपैरिजन किया
यहाँ कैसे हम सत्ता पक्ष कहें। अभी तक तो देखिए, आज के 2 साल पहले तक मैं सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी का ही बात करता था, लेकिन अब तो जनपद में 4-4 विधायक समाजवादी पार्टी के भी हैं। तो सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों के NHI की बदहाली दिखाई नहीं दे रही। कप्तानगंज के विधायक कभी कप्तानगंज के प्रमुख चौराहे पर अंडरपास ना होने की बात को उठाए, सड़कों पर झाड़ियों की बात उठाए, सड़कों की बदहाली की बात उठाए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात उठाए। और देखिए, मैं कहता हूं कि जब तक जनता जाति, धर्म और संसाधन के आधार पर मतदान करेगी, इन जनप्रतिनिधियों का ध्यान शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा जैसे जनहित पर नहीं जाएगा, क्योंकि इनको जाति और धर्म के नाम पर, संसाधन के नाम पर, दल के नाम पर वोट मिल जाता है। तो ये संघर्ष और दिल के आपका कहीं पर कोई मोल नहीं करते हैं। जनता को इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और आप देखेंगे तो बस्ती जनपद में अलग अलग विधायकों ने, सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में गांव को जाने वाली सड़कों पर गेट खूब लगाया है महापुरुषों के नाम से। फैजाबाद में आप देखेंगे ऐसे गेटों का अभाव है, लेकिन फैजाबाद जिले में कोई भी चौराहा आपको नहीं मिलेगा जो अंडरपास विहीन हो। आपके यहाँ तो दर्जनों चौराहे मेरे संघर्ष के बाद आज भी अंडरपास विहीन है। हालांकि मेरे अमहट पुल के लिए किए गए संघर्ष के उपरांत न केवल जनपद का टूटा अमहट पुल बना, अपित फुटहिया का अंडरपास भी बना। छावनी आज कच्छपगढ़ से ही सही निर्माणाधीन है। हमारे जनहित याचिका के उपरांत जारी नोटिस के क्रम में अब सरकार कुछ एक्टिव भी हुई है। वहाँ का कच्छपगढ़ से चल रहा निर्माण तेज भी हुआ, सर्विस लेन भी सही हुई है। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि न्यायपालिका जिस टोल को लेकर के आज तक जिम्मेदारों ने बोलने का काम नहीं किया, उस टोल का पोल खुलेगा और वो टोल वहाँ से उखड़ेगा, क्योंकि वो भारत सरकार की नीति के तहत बना है कि टोल प्लाजा की मनमानी है। लेकिन बस्ती जनपद ही ऐसा क्यों है जहां पर 40 किलोमीटर के अंदर 2-2 टोल वसूला जा रहा है और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पूरे देश में टोल लेने की जो व्यवस्था बनी थी वो सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए बनी थी, और जब लोग खुले चौराहों से जान हथेली पर लेकर के सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो फिर ऐसे में या तो टोल बंद हो या तो फिर उचित सुविधा का प्रबंध हो। हालांकि चौकड़ी टोल प्लाजा दूरी के मानक को ही नहीं, वो तालाब की जमीन पर भी बना, ऐसे में उसका उखड़ना नितांत आवश्यक है। और इन सब मुद्दों पर हमारे जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए। वो मौन रहते हैं, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी जनप्रतिनिधि हमें लगता है कि जनता की जो मूल आवश्यकताएं हैं उससे कहीं न कहीं भटके हुए हैं। जनपद के किसी भी CSC PSC पर डिजिटल एक्सरे नहीं है, जबकि अस्पताल के बाहर 4-4 डिजिटल एक्सरे लगे हुए हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं? ऐसे तमाम मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जो जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करती है। इन्हें सिर्फ सड़क पर कमीशन, सरकारी योजनाओं में कमीशन से मतलब है और उसी की लड़ाई रहती है। और ये बात अमहट पुल निर्माण को लेकर किए गए संघर्ष के दौरान खुल करके आई थी कि बजट पास होने के बाद अंडरपास वहाँ का अमहट का पुल क्यों नहीं बन रहा। तो पता चल रहा था विधायक, सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच श्रेय का होड़ लगा था। जैसे आज सदर विधायक और सांसद के बीच में वो कैली जाने वाले 2 लेन का जो रास्ता पास हुआ उसको लेकर के होड़ चल रहा है। सड़क बदहाल रहेगी लेकिन श्रेय के लिए लोग लड़ते रहेंगे। बात श्रेय की होती है। सुदामा जी, भी आपका वर्तमान जो सांसद हरि द्विवेदी जी हैं, इनसे आपका पुराना याराना रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? याराना तो इतना रहा, कितना सही कितना गलत। 2018 के आसपास हमारे तहसील में एक SDM थे शुक्ला जी, और उस कार्यकाल में हमारे विद्यालय को तोड़ने तक का निर्देश दिया गया। चूंकि हमारा विद्यालय मेरे नाम आबादी है और उस पर बना हुआ है और खतौनी में वो बंजर दिखता है, तो तमाम हमारे प्रतिद्वंदियों को लगता है कि विद्यालय अगर उजाड़ देंगे तो चंद्रमणि पांडे कहीं राह नहीं जाएंगे। अरे चंद्रमणि पांडे जब विद्यालय नहीं था तब भी जनता के लिए लड़ते थे। चंद्रमणि पांडे की पत्नी जब शिक्षिका नहीं थी तब भी लड़ने का काम करते थे। आज तो चलिए विद्यालय और पत्नी शिक्षिका हैं तो थोड़ा अर्जन बढ़ गया है, लेकिन हमारे घर में उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे। वो 7 पुश्तों से हमारे घर में कोई न कोई व्यक्ति शिक्षक बनता चला आ रहा है। एक मैं ही हूँ जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के लाइन में हूँ। मेरे भाई साहब भी शिक्षक हैं, पत्नी भी शिक्षक हैं, माताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं। तो
अब एक विद्यालय के, वो भी गांव के विद्यालय से, जहां आप जानते हैं कि लोगों का खेती और गायों के दूध, गाय भैंस के दूध पर फीस डिपेंड होता, आधी फीस आती नहीं है। उस विद्यालय को टूटने से मैं टूटने वाला नहीं हूं। हालांकि लोगों को जो प्रयास करना हो कर ले। हमें लगता है कि ये परिणाम हमें इसलिए मिला चूंकि 2014 में जिन गांव में अन्य पार्टियों की गाड़ियां जाती नहीं थी, वहां पर घर घर ले जा करके मैंने, आज भी मैं भाभी के तौर पे सम्मान करता हूं, विनीता द्विवेदी जी को घुमाने का काम किया था, बूथ जिताने का काम किया था। दूसरी चीज, मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, मैंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी का विरोध करता हूं, तो आप विरोध करो, लेकिन मैंने कहां व्यक्तिगत विरोध किया है। मैं तो विकास की योजनाओं को लेकर के नीतिगत विरोध करता हूं। नीतिगत मैं कहीं गलत हूं तो मेरा विरोध कीजिए। अब मैं एक बात और नहीं समझ पाता हूं कि वहां तो चलिए मैं समझता हूं कि कथोपकथन हो सकता है किसी के द्वारा, क्योंकि अधिकारियों का भी है और अन्य लोगों का भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सांसद से कोई अंदरूनी मामला। लेकिन मैं नहीं समझता कि 2019 में जिस टोल प्लाजा पर मेरे चालक से बदतमीजी हुई टोल कर्मियों द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान, और मेरे धरने पर बैठने के बाद उच्च अधिकारियों ने आकर के माना कि टोल का, और टोल मैनेजर ने भी माना कि टोल कर्मी की कमी है, और उस टोल कर्मी को वहां से निष्कासित किया जाता है। जो टोल कर्मी इस जिले का निवासी नहीं, जो टोल कर्मी टोल से निष्कासित कर दिया जाता, उसके एप्लीकेशन पर छावनी थाने में मेरे विरुद्ध 452 जैसी आपराधिक धाराएं दर्ज होती हैं, तो क्या इसमें माननीय का योगदान न माना जाए? तो ये हमारे उनके याराने हैं और ये याराने चलते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है 2017 में जो कुछ घटित हुआ वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ही दोष नहीं है, वो सांसद हरीश द्विवेदी का दोष है। लोग मानते हैं कि मैंने दयाशंकर मिश्रा के प्रेम में पार्टी छोड़ा, नहीं, मैंने कार्यकर्ता के प्रेम में पार्टी छोड़ा। मेरे पिछले वीडियो को जा करके देखा जाए, मैं दयाशंकर जी का करीबी था, उनके साथ चलता जरूर था, लेकिन मेरी मांग थी कि बस्ती जनपद के किसी एक सीट पर कार्यकर्ता को आप लड़ाइए, 5 सीट आप दल बदलुओं को न दे दीजिए। और जिस कार्यकर्ता ने या जिस जिला अध्यक्ष ने सांसद हरीश द्विवेदी का पैनल में एकमात्र नाम भेजने का काम 2014 लोकसभा चुनाव में किया था, यानी कार्यकर्ता के बदौलत हरीश द्विवेदी चुनाव जीते थे, न कि वो मेरे तरीके से कोई धनबली बाहुबली उस समय थे। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के हित में बोलने का काम क्यों नहीं किया? उन्हें भी इसके लिए अपनी पार्टी से लड़ना था। अपना टिकट कटता है तो लोग लड़ लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के लिए लड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं? जो कार्यकर्ता विपक्षी दल की सरकार में सरफोड़ करके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तत्पर रहता है, उस कार्यकर्ता की चिंता होनी चाहिए। अन्य दलों की भांति भारतीय जनता पार्टी में भी चाटुकारिता करने वाले तमाम ऐसे लोग समाज में आपको दिखाई देंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनके पास 2013-14 में मोटरसाइकिल सही कराने की हैसियत नहीं थी, वो 4 चक्के से चल रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े संसाधन तैयार हैं। तो कैसे माना जाए कि राम राज्य चल रहा है और आप चाटुकारिता करके कहीं न कहीं धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का काम नहीं कर रहे हैं? इससे उभरना होगा और जनता को इस बात पर विचार करना होगा कि 5 किलो राशन ना बंटना है, उसमें घटतौली होना बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो यह है कि आपका 5 कुंटल राशन छुट्टा जानवरों के आतंक से कैसे बचे, आपके बच्चे कैसे 500 वाले स्कूल में निःशुल्क पढ़ें, आपके बच्चे कैसे बिना 500 रुपया दिए सरकारी अस्पताल में उनका एक्सरे हो, उनका अल्ट्रासाउंड हो, उनकी दवाई हो, इस बात की चिंता होनी चाहिए। 5 किलो राशन से हमारा विकास नहीं होगा, विकास होगा शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा से। सुदामा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान कार्ड योजना थी, जिसमें 5 लाख तक की मुफ्त इलाज होता था, क्या आपके बस्ती में वो ऐसा कारगर होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि बस्ती में तमाम ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पे ऐसा हमको सुनने में आया है कि आप कार्ड लेके जाइए, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत पहले कहा कि इस देश में 1 करोड़ पद रिक्त हैं सरकारी, और उस पे बेरोजगारों को उसके सापेक्ष नियुक्ति निकाल के, भर्ती निकाल करके नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ जनता को मानसिक रूप से खुश करने के लिए सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान कार्ड की तो बात छोड़ दीजिए कि वो प्राइवेट में माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। आपके सरकारी बैंकों में आपके लोन की क्या व्यवस्था है?
प्रधानमंत्री ने तमाम ऋण की व्यवस्था की है, क्या आम व्यक्ति वह ऋण पा रहा है? तो इनकी योजनाएं सिर्फ आपको खुश करने के लिए हैं, वो कागज में सिर्फ चलती हैं, वास्तविकता में जो पहुंचदार है उसी तक योजनाएं पहुंच रही हैं। अच्छा, बस्ती में तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है और वहाँ की ऐसा वर्तमान सांसद जी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं मिलती हैं लोगों को। क्या ऐसा कुछ कारगर सिद्ध होता दिखाई दे रहा है? बस्ती का विकास अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले हरैया चले आइए और भवनान चौराहा देख लीजिए। सत्ता बदलती रहती है लेकिन भवनान चौराहे का जल जमाव समाप्त नहीं होता है। बस्ती का विकास देखना हो तो हाईवे के खुले प्रमुख चौराहे देख लीजिए, चाहे वो महू घाट हो, मुरादीपुर हो, कप्तानगंज हो, संसारीपुर हो। एक विक्रम जोत के पास मझुआ दुबे एक क्षेत्र है, वहाँ ऐसे दर्जनों क्षेत्र हैं और जो कि आज तक इन लोगों को नहीं देखते थे। अब चूंकि उसको लेकर के मैं जमीनी लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई लड़ने लगा हूं, तो अभी जितेंद्र प्रसाद जी जो लोक निर्माण मंत्री हैं उनका आगमन हुआ था। अब सांसद जी और विधायक जी को ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अंडरपास बनने चाहिए। इसको लेकर के अगर आप सजग थे तो आपने लोकसभा में या विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम क्यों नहीं किया? ये है विकास। विकास देखना है, गौशाला चले जाए। रमना तौफीक जो कि जनपद का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र है, उसको मैंने आज के 2 साल पहले दिखाने का काम किया था कि कितना विकास है। चारा दाना अधिकारी और जनप्रतिनिधि खा रहे हैं, गायें बदहाल हैं, माड़ासन पड़ी हुई हैं। तमाम गौशालाओं की स्थिति मैंने दिखाया है जो गौवंशज विहीन है। तो ये विकास है। अब ये कहिए कि हर सरकार में कुछ न कुछ सड़क बनती रही है। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ने जाते थे तो हमें लगता है कि हमारी माता जी शिक्षिका थी, तब भी एक आध दिन तो हम लोग बिना चप्पल ही पढ़ने जाते थे, बिना पैंट शर्ट ही हम लोग जंगिया और बनियान में भी पढ़ने गए हैं, तख्ती लेकर के गए हैं। तो आज तख्ती नहीं, आज बच्चों के जेब में बैग में कॉपी है और किताब है। तो ये क्या वर्तमान जनप्रतिनिधियों का योगदान थोड़ा है? ये समय का बदलाव है। कुछ सड़कों को दिखा करके विकास बताना ये उचित नहीं है। और वो भी सड़कें जिस हाईवे को चाहे राजकिशोर सिंह दिखाते रहे या वर्तमान में सांसद विधायक दिखा रहे हैं, वो क्या इनके सांसद और विधायक निधि से बना हुआ है? केंद्र की योजनाओं को प्रदेश भी गिनाएगा, सांसद भी गिनाएंगे, विधायक भी गिनाएंगे, जिला पंचायत भी गिनाएगा, प्रमुख भी गिनाएगा, प्रधान भी गिनाएगा। एक कार्य पे कितने लोग श्रेय लोगे? उसे बताने का काम करो कि यह सड़क प्रधानमंत्री ने बनाया, मुख्यमंत्री ने बनाया, सांसद ने बनाया, विधायक ने बनाया। कोई एक पास है, बाकी तो सब फेल है। अगर सब लोग बनाए होते तो कुछ अच्छा होता। मैंने पहले कहा विकास करना तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विकास कीजिए। व्यक्ति के विकास के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। जब शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति बेहतर होगी, ये बस्ती नहीं पूरे सूबे पूरे देश के लिए है। जब शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति बेहतर होगी तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से ही व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, वो बेहतर काम कर सकता है। वो अपना और समाज के साथ साथ देश का उत्थान कर सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से रुग्ण व्यक्ति समाज का क्या विकास करेगा जब वो खुद ही अपनी दवा और अपने भोजन के लिए तरस रहा हो। वर्तमान में लोकसभा चुनाव सुदामा जी नजदीक आ रहा है, तो मैं भाजपा जो 2014 में चुनाव में आई, बहुत सारे ऐसे नारे दिए थे, स्लोगन दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण मजबूत की भाजपा सरकार। तो क्या इस पे भाजपा सरकार कायम है? क्या ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जब स्वाति सिंह की बेटी के ऊपर हमला हुआ तो इनको नारी अस्तित्व की बात याद आई, लेकिन जब कानपुर में दीक्षित परिवार झोपड़ी में जला तो इनको नारी अस्तित्व नहीं दिखा। जब अन्य सरकारों में कोई घटनाएं घटती हैं तो गुंडा राज होता है, लेकिन इनकी सरकार में चाहे बस्ती का कबीर हत्याकांड हो, चाहे देवरिया कांड हो, चाहे कानपुर कांड हो, चाहे प्रयागराज कांड हो, चाहे राजधानी के अंदर ही कमलेश तिवारी का गला रेतने का कांड हो, तब वो राम राज्य होता है। तब वो गुंडा राज्य नहीं होता, तब वो रावण राज्य नहीं होता, तब वो जंगल राज्य नहीं होता है। महंगाई की बात आपने कही,
मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस के सरकार की वो महंगाई, विशेष तौर पर जिस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन होता था, वो कहीं न कहीं अच्छी थी, क्योंकि 350 का गैस सिलेंडर अगर 50 रुपया हम लोग किसी को दे देते थे तो लाइन वो लगाता था। जितने सिलेंडर लाइन में लगे होते थे उतने व्यक्ति नहीं होते थे, लाइन वो लगाता था, गैस ला करके 400 में घर पहुंचा देता था। आज तो हम 1200 रुपया लेकर के एजेंसी जा करके गैस ला रहे हैं, नहीं तो 1250 देना पड़ रहा है। तो इन्होंने महंगाई पर अंकुश लगाया है। अब इसी तरीके से सारी चीजें हैं, कितना आप गिनाएंगे। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लगा है, और महंगाई पे पूर्ण अंकुश कोई लगा ही नहीं सकता। समय के साथ साथ कुछ न कुछ तो महंगाई बढ़ती है। इनके जमाने में बेलगाम बढ़ी, बेलगाम नहीं बढ़ने देना चाहिए। महंगाई बेलगाम बढ़ी है, कुछ प्रतिशत महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी कैसे नहीं भाई। लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर उठना चाहिए, तो महंगाई तो स्वाभाविक एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन उस महंगाई का काट क्या है? रोजगार के अवसर पैदा करो, खाली पदों पर रिक्तियां भरो। यह तो उल्टा है, सारी भर्तियां एजेंसियों के माध्यम से, और उसी पद पर काम करने वाला सरकारी व्यक्ति जो 1.5 लाख पा रहा है, उसके लिए एजेंसियों से नियुक्ति के लिए 15,000 वेतन तय हो रहा है, और काम करने वाला 5,000 पा रहा है। बोलेगा तो एजेंसी निकाल के बाहर कर देगी। शिक्षा मित्र, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? तब से आज तक वह शिक्षा मित्र पढ़ाने का काम कर रहा है। अगर उसका मानदेय बढ़ाया जाए, अगर उसे नियमित किया जाए तो अयोग्य है, लेकिन वो पढ़ा रहा तो योग्य है। अब ये तो समझ के परे बात है। अब आप कहोगे कोर्ट का फैसला है, भाई कोर्ट का फैसला तो SC/ST एक्ट पे भी आया था, उसे आपने बदल दिया, तो शिक्षा मित्रों के लिए आपने सदन में जो है अध्यादेश लाने का काम नहीं किया। ये दोहरी मानसिकता है। चाहे आशा हो, चाहे संविदा की है ना, संविदा के कोई कर्मी हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, शिक्षा मित्र हो, या अन्य आपके रेलवे और तमाम क्षेत्रों में संविदा कर्मी पड़े हैं, उनको नियमित किया जाना चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पाता, मैं कांग्रेस का कहीं प्रशंसा नहीं कर रहा, सपा बसपा का प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जब इस देश को अंग्रेज लूट के चले गए थे और इस देश में कुछ था ही नहीं, तो उस समय इस देश में जो नई सरकार बनी उसने नौकरी कैसी दी? सरकारी दी। उसने कृषि यंत्रों पर और कृषि के अन्य चाहे खाद रसायन रहे हों, उस पर बीज रहे हों, उस पर सब्सिडी दी। और जैसे जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है, वो क्रमशः जितने भी सरकारें आती जा रही हूँ सब्सिडी हटाती जा रही, सरकारी नौकरियां समाप्त करती जा रही। तो ये कौन सा विकास है? और इस पे सवाल जनता को करना होगा, प्रबुद्ध लोगों को करना होगा, नवयुवकों को करना होगा। और मैं नवयुवकों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जाति धर्म के झांसे में ना आइए, संसाधन के झांसे में ना आइए। आपका उत्थान कैसे होगा उस पर चिंता कीजिए, और आपको कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये बात घटी है। हरिया विधानसभा में 1 लाख से कम लोग नहीं हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये मानते हैं कि नेता चंद्रमणि पांडे जैसा होना चाहिए, काम इनके जैसा करना चाहिए, लेकिन वोट 2017 से 2019 में कम हुआ और 2019 से 2022 में कम हुआ। ऐसी स्थिति में मैंने तो निर्णय लिया है कि भैया लोकसभा तो नहीं है लड़ना है, और कोई भी चुनाव निर्दल नहीं लड़ना है। अब जनता लड़ावे या कोई दल लड़ावे तो विचार किया जाएगा, लेकिन मैं ना लड़ूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत बदल जाए, जैसे तमाम राजनीतिक लोगों का सिद्धांत बदल जाता है। कांग्रेस में रहते हैं तो भाजपा का विरोध करते हैं, भाजपा में आते ही कांग्रेस उनको बुरी दिखने लगती है। जब विपक्ष में होते हैं तो सोचते हैं मीडिया मेरी आवाज उठावे, जब सत्ता में आते हैं तो मीडिया के लिए उनके पास समय नहीं होता। जिसका उदाहरण अभी जनपद में आए 3 दिन पहले लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, मीडिया को चलते हुए उनसे सवाल पूछने का काम छावनी में करना पड़ा, वो रुके नहीं मीडिया के लिए 1 मिनट के लिए। तो ये स्थिति होती है। लेकिन जब कांग्रेस में जितिन प्रसाद जी रहे होंगे तो सोचते रहे होंगे कि मीडिया मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्ता से लड़ने का काम करे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं आज भी कहता हूं कि प्रत्याशी के कर्म, कृतित्व और विचार के आधार पर उसे मतदान कीजिए, और अगर कोई व्यक्ति आपको योग्य नहीं दिखता तो अपने क्षेत्र के किसी योग्य व्यक्ति को प्रमोट कीजिए। धन लेकर नहीं, धन दे करके उससे कहिए कि आप लड़िए, मैं आपके साथ हूं। बात जब सिद्धांतों की होती है तो जब कोई भी
नेता हो जब कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी से भाजपा पार्टी में आता है तो राष्ट्रवादी बन जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह ही राष्ट्रवादी है। राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अन्य लोगों को राष्ट्रीय चिन्ह नहीं मिले हैं। इस पे तो चुनाव आयोग को मैंने पूर्व में चिट्ठी भी लिखा था और बार बार मैं चिट्ठी लिखता रहता हूं, भाई या तो जितने देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको राजनीतिक दलों का आप चिन्ह बना दीजिए, अन्यथा राष्ट्रीय चिन्ह किसी दल का नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से इनका राष्ट्रवाद भी है, जैसे प्रतीक इनको मिला है राष्ट्रीय चिन्ह, ऐसे राष्ट्रवाद के प्रतीक बने हुए हैं। राष्ट्रवादिता इनके अंदर कितनी हो मैंने दिखाया। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता का नहीं हो सकता, अपने समाज के हितों को नहीं सोच सकता, वो राष्ट्र के हित का चिंतन कितना करेगा? राष्ट्र हित युवाओं को बेरोजगार रखने से होगा? राष्ट्रहित अग्निवीर चुनने से होगा? नहीं। राष्ट्रहित लोगों को अधिकाधिक सुविधा देते हुए, उनकी मजबूती करते हुए, पहले व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, फिर जब समाज मजबूत होगा तो देश स्वतः मजबूत होगा। कि लगातार भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त ये मेरी सरकार है, लेकिन वर्तमान में कोर्ट में चाहे फायरिंग वाली घटना हो, चाहे लगातार लोगों के घरों पर बुलडोजर वाली घटना हो, तो क्या न्यायपालिका का कोई अस्तित्व नहीं है वर्तमान में? देखिए, संविधान में न्यायपालिका के विरुद्ध बोलने के लिए बंदिश किया गया है। इस पे कोई कमेंट आप कहिए कि मैं न्यायपालिका को लेके करूं तो नहीं करूंगा। वैसे भी हमारे देश में अगर कुछ बचा है तो न्यायपालिका और सेना दो ही बची भी है। अब रही बात जो अराजकता की, तो उस पे मैंने बहुत पहले कहा कि जब अयोग्य लोगों का चयन होगा तो हर क्षेत्र में गिरावट आएगा। या तो ये सरकार की कमी है अथवा इनके सुरक्षा कर्मियों की नाकामी है। कोर्ट में किसी प्रकार की अराजकता को न्यायाधीश थोड़े रोकेगा। न्यायाधीश आदेश लिखता है, न्यायाधीश गुंडों मवालियों पर अंकुश नहीं लगाता। अंकुश लगाने के लिए बाहर सुरक्षा एजेंसियां तैनात होती हैं और उनका दायित्व है। जैसे एक सवाल का जवाब मैं अक्सर देता हूं, लोगों को ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है सनातन पर उन्हें प्रहार करने के लिए कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और कई टन सोना जो आक्रांता थे वो लूट ले गए और पुजारी बैठे रह गए। अरे भैया, देश की सीमा क्रॉस करके आक्रांता मंदिर के अंदर तक पहुंचे कैसे? सीमा से लेके मंदिर के अंदर, मंदिर के गेट तक वो आए, वहां तक दोषी कोई नहीं है। अंदर के पुजारी वो पूजा करने के लिए थे कि तलवार चलाने का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा था? तो यही है, ये सरकार की एजेंसियों की विफलता है, न्यायपालिका की विफलता है ही नहीं है। सरकार लगभग मोर्चों पर विफल है। अब एक बात यह है कि हमारा विपक्ष भी वैसे है। उदाहरण के तौर पर ये आम जनता का है कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया, बात अलग है। विपक्षी कहते हैं कि जब पहले गैस का दाम बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री सिलेंडर लेके सड़क पर खड़ी हो जाती थी। भैया, वो सड़क पर जनता के लिए सिलेंडर लेके खड़ी हो जाती थी तो आज कैबिनेट मंत्री हो गई, उनकी पार्टी सरकार में आ गई। तुमको कौन मना किया है कि तुम सिलेंडर लेके सड़क पे ना हो? उनको देख करके तुम चुनाव लड़ने चले आते हो, वोट मांगने चले आते हो। जनहित पे उनसे संघर्ष क्यों नहीं सीख पाते हो? आपको संघर्ष करने के लिए किसी ने मना किया है? क्यों नहीं डिम्पल यादव जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी या जितने सांसद विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, आपके अपने बस्ती जनपद में ही बताए चुनाव लड़ने वाली कितनी नेत्रियां और कितने चुनाव लड़ने वाले जो पुरुष हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां सड़क पर सिलेंडर लेकर के आई। आना चाहिए ना। वोट मांगने के लिए तो बेटी आ जाएगा, दामाद आ जाएगा, पत्नी आ जाएगी, सारे रिश्ते नाते आ जाएंगे। जनता के लिए लड़ने के लिए वो सब क्यों नहीं आगे आते हैं? उनको आगे आना चाहिए। और जनता भी ऐसे है, अगर कृषि उत्पादों का दाम बढ़ेगा तो जनता का ही विकास होगा। लेकिन जब इन्हें कोई नेता आके बताएगा कि महंगाई है, तब ये मानेंगे कि महंगाई है। और आज मोरंग का दाम, बालू का दाम, नमक का दाम, कोयले का दाम, कपड़े का दाम, सीमेंट का दाम, चीनी का दाम, दवाई का दाम, सब दाम बढ़ गया है।
महंगाई नहीं है, लेकिन गेहूं और धान का दाम बढ़ जाए तो लोगों को महंगाई नजर आता है। मैं बहुत पहले की बात नहीं करता हूं। लोग कहते हैं कि 1 महीने के वेतन में कई तोले सोने मिल जाते थे, 4-5 किलो गेहूं में सोना मिल जाता था। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि बीते 2 दशक में नमक से गेहूं सस्ता हो गया, जबकि 1 किलो गेहूं बेच करके हम 7 किलो नमक खरीदने का काम करते थे। 97 के आसपास खड़ा नमक 50 पैसे, पिसा नमक 1 रुपये का था, जबकि गेहूं 7.5 रुपया किलो था। लेकिन आज गेहूं का मूल्य अधिकतम 22-23 रुपया है, और नमक कितना है वो आपको पता है। सुदामा जी, लगातार बस्ती में एक नारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि अयोध्या में राम और बस्ती में दयाराम, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नारे हैं, नारों क्या क्या, मैं तो कहता हूं पूरे देश में 2 ही नाम, जय सुदामा जय श्री राम। तो सुदामा तो विधानसभा भी नहीं जीत रहे हैं, दयाराम जी भी अब की विधानसभा नहीं जीते। नारे देने से कुछ नहीं होते। हाँ, इस देश में होता क्या है कि नारे ही हिट होते हैं और नारे पे जनता उछल पड़ती है। अमहट पुल को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा था, यही दयाराम जी ने कहा था वो कलयुग के सुदामा हैं। और मैंने पूछा था कि अगर सतयुग चल रहा है, रामयुग चल रहा है, आपकी सरकार में राम राज्य है, तो कलयुग के सुदामा कैसे पैदा हो गए? तो फिर अब अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए कोई नारा दे सकता है। हालांकि दयाराम जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब पार्टी उनके साथ कितना अच्छा करेगी ये तो देखने का विषय होगा। टिकट तो कोई भी मांग ले, बस्ती में दयाराम का मतलब हो सकता है 61 लोकसभा बस्ती के टिकट की दावेदारी हो। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। मैंने बीते विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हरिया में टिकट पाने का कोई हकदार है तो सिर्फ अजय सिंह है। क्यों कहा था? क्योंकि अजय सिंह के गलत कार्यों का अगर विरोध किया तो मैंने किया, जो कुछ सही गलत किया वो अजय सिंह ने किया, तो तीसरा वहां चुनाव लड़ने का हकदार कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी से। अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट अजय सिंह को काट करके आपको चाहिए था तो अजय सिंह ने कहां कहां गलती की थी, कहां कहां जनहित पे काम नहीं किया था? आपने आवाज उठाने का काम किया था क्या? आप चुनाव में सिर्फ चले आते हो कि नहीं अजय सिंह बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं, टिकट हमको दीजिए। उसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि न दयाराम न गयाराम, न कोई राम न कोई मिश्रा न कोई चौहान। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी को हरीश जी को ही मिलेगा और उन्हीं को मिलना भी चाहिए। ये बात अलग है कि अब की उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं ना ऐसा सांसद हुआ है ना होगा, तो टिकट वो पावे और टिकट हारे, यही उनके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विरोधियों के सबसे बड़ी जीत होगी। अगर टिकट नहीं पाते हैं तब वो आपकी जीत नहीं होगी। नैतिक जीत इसी में है कि टिकट पा करके कोई व्यक्ति हार जाए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, हाँ या ना में आपको केवल जवाब देना है। बस्ती में विकास हुआ है या नहीं? मैंने बहुत पहले बता दिया कि बस्ती में विकास नहीं हुआ है। बस्ती में कौन सा विकास हुआ? बस्ती को आप मच्छर मुक्त नहीं कर पाए। और हम लोग बचपन में ये कहा जाता था कि बस्ती जाना लेकिन रात नहीं रुकना, नहीं तो मच्छर खून चूस लेंगे। आज गांव गांव मच्छर पैदा हो गए हैं। कौन सा विकास हुआ है? मैंने कहा विकास सिर्फ दिखावटी हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। गांव में आप मच्छर की दवा तक का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। अरे नेता और अधिकारी तो जनता का खून चूस ही रहे हैं, कम से कम मच्छर ही मार दो भैया, हम चैन की नींद सो लें और हमारा खून बचा रहेगा तो हम अपना परिश्रम करके जी खा लेंगे। कोई विकास नहीं है। लगातार बस्ती की जनता ये कहती है कि वर्तमान के जो कृष्ण हैं वो तो द्वारिका पहुंच गए, मतलब जो सांसद जी हैं वो आपके कभी मित्र रहा करते थे और वो अपने द्वारिका पहुंच गए, लेकिन सुदामा अभी भी सुदामा ही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में रहते हमारे मित्र थे रिंकू दुबे जी, गोविंद दुबे जी, आज भी अच्छे संबंध हैं। और उन्होंने तो 2018 में हमारा द्वारकाधीश राजकिशोर सिंह को सोशल मीडिया पर सिद्ध किया था। शायद आपको ध्यान होगा, छावनी तिराहे पर मैं विक्रमजोत बाजार स्थित भोलेनाथ ठठेर की समस्या उठा के आया था, चाय पी रहा था, वहीं पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह पहुंच गए और किसी ने एक फोटो क्लिक कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सोशल मीडिया लग गई कि ये हैं सुदामा के द्वारकाधीश। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा तो है नहीं कि अपने जीवन में सिर्फ हरीश द्विवेदी का प्रचार किया था।
अब मैं चुनाव लड़ने लगा। मैंने किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी से त्र्यंबकनाथ पाठक चुनाव लड़े थे, उनके लिए अपना तेल पानी लगा करके प्रचार किया था। किसी जमाने में मैं चाहता तो था कि अनुराधा चौधरी जी का प्रचार करूं, लेकिन उनके लोगों को लगता था उनके कार्यालय जाने जैसे मैं उनका चाय पीने आया हूं, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन मैंने ममता पांडे का प्रचार किया था। मैंने अपने पढ़ाई काल में एक जीप पर बैठ करके हफ्तों हफ्ता मैंने जो है जगदम्बा सिंह का प्रचार किया था, और कल्याण सिंह को आना था तो मैंने एक नारा दिया था, चाचा कस के चल दिए फाड़, देखो आ रहे हरियम कल्याण। तो ऐसा नहीं, मैंने राजनीतिक तौर पे बहुत लोगों का प्रचार किया। राजनीतिक दोस्त कभी कृष्ण हो ही नहीं सकते। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो पढ़ाई काल से थी, और मेरे पढ़ाई काल से मेरे हमउम्र, मेरे समाज के जो नवयुवा हैं वो सब मेरे कृष्ण हैं। उनको पहचानने की ज़रूरत है अपने भक्त सुदामा को, कि वास्तविकता में उनकी सच्ची भक्ति कौन करेगा, उनकी सच्ची सेवा कौन करेगा, उनको पहचानने की ज़रूरत है। हरीश जी को कृष्ण कहना पूर्णतः गलत है। वो एक राजनेता हैं और मौके पे वो चुनाव जीत गए हैं। मैंने किसी ज़माने में उनके लिए प्रचार किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण हैं। सुदामा जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि बस्ती लोकसभा चुनाव 2024 जो आ रहा है, उसमें आप किसको चुनाव में आना पसंद करेंगे? मेरे पसंद से तो कोई आएगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को इस बात की चिंता किए बगैर वोट देना चाहिए कि कौन आएगा। हमें अच्छे व्यक्ति को वोट करने की ज़रूरत है। और रही बात, मैंने देखिए इस इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार में कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक तरीके से हैं, उनको जनहित पे उनका ध्यान नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि निर्दल जीतेगा। आप अच्छे लोगों को चुनिए। अटल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से नहीं बना था, कई दलों के गठबंधन से बना था। अच्छे लोग चुनाव जीत के जाएंगे, वो अच्छी सरकार बना लेंगे। हम आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम सांसद विधायक चुनते हैं, जो आपके क्षेत्र में काम करेगा, जो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करे, मुद्दों को उठावे, आपकी आवाज़ को उठाओ, आपको न्याय दिलावे। ऐसे लोगों को चुनिए। तय करना उनका काम है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अन्यथा फिर एक आवाज़ जनता यही उठा लेगी, नहीं एक ही चुनाव इस देश में हो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। फिर ऐसे स्थिति में आप तय करेंगे कि कौन आएगा। मोदी आएंगे, मायावती आएंगी, अखिलेश आएंगे, कौन आएगा, राहुल आएंगे, सोनिया आएंगी, प्रियंका आएंगी। हम उनको मतदान नहीं करेंगे, हम अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को करेंगे। और जनप्रतिनिधि जो अपने वादे का पक्का हो और जनहित में सदैव तत्पर रहता हो, उसी को वोट किया जाना चाहिए। अगर किसी को लगता है मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हरीश को किसी को लगता है कि नहीं अच्छे हैं, तो उनको भी आप वोट दे दीजिए, आप राजकिशोर को दे दीजिए, आप राम प्रसाद को दे दीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपके जरिए करना चाहता हूं कि कोई बच्चा अगर हाई स्कूल पास हो गया हो, इंटर पास हो गया हो, तो सब्जेक्ट विशेष से दोबारा एक आध बार फॉर्म भर ले। पास हुए व्यक्ति को क्या पुनः हाई स्कूल इंटर की परीक्षा आपने देते देखा है? नहीं। तो जो व्यक्ति एक बार सांसद विधायक हो गया, वो दोबारा सांसद विधायक उसे लड़ने क्यों आना पड़ता, उसे चुनाव में गली गली धूल क्यों फाँकना पड़ता? अगर उसने अच्छा काम किया तो उसका सिलेक्शन स्वयं हो जाएगा। जो लोग एक बार चुनाव लड़ करके और बैठे हैं, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको एक बार आपने विफल कर दिया है, फिर उनके बारे में न सोचिए। किसी नए बच्चे को आगे लाइए और उसे चुनाव लड़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे आजमाइए। अगर आप पुराने ढर्रे पे रहते तो अभी पुराने नेता सब बचे हैं, तो फिर हरीश कैसे आपके सांसद होते, मोदी कैसे प्रधानमंत्री होते, योगी कैसे मुख्यमंत्री होते? नए नए लोगों को लेके आएंगे, तभी उनकी प्रतिभाएं, उनकी कार्य क्षमता आपके सामने आएगी और आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा तो हर 5 साल पे तो आपको अधिकार दिया ही गया है कि आप उसे बदल सकते हैं। और चाहे अभी आपने तथाकथित हमारे कृष्ण की बात की थी, जो राजनीतिक कृष्ण आप लोगों के हैसियत से हो सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे जितने राजनीतिक मित्र रहे, कृष्ण रहे, उनको लेकर के मैंने बहुत पहले एक चंद लाइन की कविता लिखी थी और मैंने कहा था, एक के बाद एक आजमाते रहे, करके नेकी बदी सबसे पाते रहे, सेज फूलों का सबका सजाते रहे, सेज फूलों से सबका सजाते रहे, अपने पाँवों में कांटे चुभाते रहे। गांव गलियों में जो हमने वादे किए, माननीय ना अब तक दिखाई दिए, उनसे मिलने की हमने फरियाद की तो हम ही को अंगूठा दिखाई दिए। अरे अपने कामों से हमको बुलाते सभी, पर वो मेरी जरूरत न आते कभी। अरे ताज पा करके भी वो परेशान हैं, अब की कैसे जीतें?
ताज पा करके भी वो परेशान है। मुझको अपनी खुदी पे अभी अभिमान है, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे हम, जिसको चाहेंगे उसको मिटाएंगे हम। एक ना एक दिन घड़ी वो जरूर आएगी, याद उनको हमारी जब तड़प आएगी। अरे चाटुकारों के संग जो घिरे हैं अभी, साथ साया भी छोड़ेगा उनका कभी। जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। आपको और सभी दर्शकों को धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने एक जो अपील किया है कि कर्म और कृत्य के आधार पर मतदान कीजिए, जनप्रतिनिधियों का ध्यान जनहित पर तभी होगा, इस पर आप विचार जरूर करें।